दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, माहौल बदल रहा है। राजनीतिक पार्टियां रोज नए नए प्रयोग कर रही हैं और उसके परिणाम में यानी जो प्रयोग किए जा रहे हैं इनके द्वारा उसके परिणाम स्वरूप रोज दो चार चेहरे इधर से उधर आ जा रहे हैं। और बीजेपी के जीतने के दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, भाई 400 सीट लेके आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, बम्पर जो है बहुमत हासिल करेंगे। लेकिन इसकी संभावना जो है वो लगातार कम होती जा रही है। और जो ये सर्वे निकल करके आ रहे हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ये जाहिर भी हो रहा है कि बड़े बड़े जो स्टेट हैं वहाँ बीजेपी की हालत वो बहुत ही खराब है और उसके जीतने की संभावना घट रही है। यानी 2019 की जो स्थितियां थी उसके विपरीत जो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उस तरीके की जीत की संभावना जो है वो घट रही है। उनका जो परसेंटेज है वो डाउन हो रहा है और इस डाउन परसेंटेज को ही मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इसे किसी तरीके से मैनेज किया जाए और ये जो डैमेज हो रहा है उसे कंट्रोल किया जाए। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भाई इसे मैनेज करने के लिए यानी इस जो जो गिरावट है उस गिरावट को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। इस मंत्रिमंडल विस्तार में दो तीन बड़े चेहरे हैं, उन्हें जगह मिल सकती है ताकि जो है ओबीसी का जो वोट है उसे कैप्चर किया जा सके या उसे प्रभावित करके अपने पाले में लाया जा सके। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो पहला नाम निकल करके आ रहा है वो है राजभर जी का, यानी ओम प्रकाश राजभर को इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। उनके साथ ही एक और उनके पार्टी के नेता को मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है इस विस्तार में उनका है दारा सिंह चौहान का। दारा सिंह चौहान को भी इसमें जगह मिल सकती है। इसके साथ ही तीसरा जो बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश से वो आ रहा है जयंत चौधरी का। अब जयंत चौधरी की स्थिति इस समय भले ही थोड़ी सी विकट हो गई हो किसान आंदोलन की वजह से, उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़ा हुआ है और अन्य लोगों से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन किसानों से बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित है और उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई है। जयंत चौधरी को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है कि वो एनडीए में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं ये अच्छे से पता है कि अगर वो जाते हैं ऐसे समय में, ऐसे आंदोलन के समय में जो किसानों से ही जुड़ा हुआ है, तो उनका वोट बैंक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, उनका वोट अगर इधर उधर बिखर जाता है तो फिर उसे संजोना और फिर एक साथ ले आ पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भविष्य में। तो इस चुनाव में तो बीजेपी के लिए लाभ हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी और उनका जो अपना वोट बैंक है अगर वो बिखर जाता है इधर उधर तो उनको जो वैल्यू इस समय मिल रही है शायद वो भविष्य में वैल्यू मिले ना। अब अगर बीजेपी जयंत चौधरी को मनाने में सफल हो जाती है और वो ज्वाइन कर लेते हैं एनडीए, तो ऐसी खबर है कि उन्हें भी 2 सीट इस मंत्रिमंडल विस्तार में मिल सकती है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो इसके पहले भी कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आई उत्तर प्रदेश में। एक बार तो ये भी कहा गया कि भाई इनविटेशन वगैरह भी छप गया था, उसके बाद भी वो हुआ नहीं। अब इसके पीछे जो कारण बताया जाता है, जो ये मंत्रिमंडल विस्तार जो इसके पहले खबरें आई थी और हुआ नहीं, उसमें ये कहा जाता है कि केंद्र और योगी जी की सरकार यानी उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में कुछ अनबन है या कुछ मतभेद है, कुछ मनमुटाव है, इस वजह से ये चीज़ें इसके पहले हो नहीं पाई। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की तरफ से ऐसा आदेश है या इस तरीके का प्रस्ताव है कि भाई इस बार जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और इन लोगों को शामिल किया जाए। बहरहाल इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके पहले भी कई बार आई और फिर कैंसिल हो गई और कुछ हुआ नहीं। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि बस ये एक र्यूमर हो, बस ये एक कहानी गढ़ी गई हो और मीडिया में फैलाई जा रही हो। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इस मंत्रिमंडल विस्तार की आखिर बीजेपी को जरूरत क्या है। यदि ये मान लिया जाए कि केंद्र की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया है योगी जी के लिए कि भाई विस्तार करिए और इन लोगों को शामिल करिए, तो इसकी आखिर उन्हें ज़रूरत क्या है। लगभग 2 महीने में ही चुनाव है और कुछ महीने पहले बीजेपी की बैठक हुई और उसमें जो है उन्होंने उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया
जिन सीटों पर उनका जीत का अंतर जो है वो कम है, वो पूरा उन्होंने हर जगह का लिया। उसमें जो है करीब 35 सीटें ऐसी हैं जिनमें उनका जीत का जो अंतर था वो 30 है, 30,000, 35,000, 50,000 इसके आसपास का रहा है। तो ये अंतर जो है किसी भी समय डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि इस बार जो है 2019 की तरीके से स्थितियां नहीं है। बीजेपी के अनुकूल परिस्थितियां जो 2019 में पैदा हो गई थी वो इस बार नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिन सीटों पर ये 25,000, 30,000, 32,000 और 50,000 से कम या इसके आसपास का जो अंतर रहा है जिन सीटों पर जीत का, वो सीटें मुश्किल में आ सकती हैं। और इस वजह से ही बीजेपी कहीं ना कहीं इसे मैनेज करने के लिए इस मंत्रिमंडल विस्तार को कर सकती है, ताकि ओबीसी का जो वोट उनसे छिटक रहा है वो उनके साथ आ जाए। ओपी राजभर को लेकर के, चौहान जी को लेकर के या जयंत चौधरी को लेकर के ये जो वोट है उसे थोड़ा बहुत अपने पक्ष में किया जा सके, ताकि ये जो अंतर था जीत का वो सीटें फंसे ना, वो सीटें आसानी से निकल जाए। सपा और कांग्रेस से गठबंधन हो जाने की वजह से इन सीटों पर बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई है, और मायावती जी का अभी स्पष्ट नहीं है कि वो किस तरफ जाएंगे। हालांकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मायावती जी के लिए एक गठबंधन कितना जरूरी है, चाहे वो किसी के साथ करें, एनडीए के साथ करें या इंडिया अलायंस के साथ करें, दोनों में से किसी एक के साथ उनके लिए गठबंधन करना जरूरी है। यदि वो ऐसा नहीं करती हैं तो बीएसपी की जो 10 सीटें आई थी वो 10 सीटें फंस सकती हैं या उनकी सीटें मुश्किल में पड़ सकती हैं। ऐसे में उनके लिए गठबंधन जरूरी है। साथ ही बीजेपी के लिए भी ये जरूरी है कि मायावती जी उनके पक्ष में आ जाएं, और इंडिया अलायंस के लिए भी ये जरूरी है कि मायावती जी उनके पक्ष में चली जाए। अब मायावती जी किसकी तरफ जाएंगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी तक उनका यही बयान है कि भाई वो जो है अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, अपने बीएसपी किसी के साथ जो है वो अलायंस नहीं करेगी, किसी के अलायंस में शामिल नहीं होगी। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आजमगढ़ का उपचुनाव अगर आप देखेंगे तो उसमें जिस तरीके से सपा हारी, और जिसे ये कहा गया कि ये मायावती जी का जमाली मॉडल है, तो ये जो 35 सीटें मैंने आपको बताई जिस पर बीजेपी मुश्किल में है या जिस पर उनकी जीत का अंतर बहुत कम है, उन सभी सीटों पर जमाली मॉडल काम कर सकता है। और ऐसे स्थिति में कोई भी, यानी मायावती जी के लिए स्थिति ये है कि वह एनडीए को भी या फिर इंडिया अलायंस के किसी भी कैंडिडेट को वहां प्रभावित कर सकती हैं, उसकी जीत हार को प्रभावित कर सकती हैं, इसके जैसा आजमगढ़ में हुआ था। और जनता के बीच में जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्राओं में सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो अडानी जी को लेकर हो, अंबानी जी को लेकर के हो, आरएसएस को लेकर के हो, या नौकरियों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के, तो इस तरीके की चीज़ों से भी कहीं ना कहीं संविधान की बात को लेकर के, तो इन सारी चीज़ों से भी जनता के बीच में एक नई चेतना जाग रही है। और उसका असर जो है राहुल गांधी की यात्रा पे या वो जहाँ पर भी भाषण दे रहे हैं या जहाँ पर भी वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं वहाँ भी देखा जा सकता है कि भाई बड़े स्तर पर उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। ऐसे स्थिति में अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार किया भी जाता है, उस समय भी कितना प्रभावी रहेगा या कितना मैनेजमेंट हो पाएगा, जो पिछड़ों का वोट है, जो मुस्लिम वोट है, जो दलित और अन्य शोषित वंचित लोगों का वोट है, वह वोट कितना मैनेज हो पाएगा या किस तरीके से किसे मिलेगा या किसकी तरफ जाएगा, ये अभी से कहना बहुत ही मुश्किल है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी ये सुनिश्चित कर पाना कि बीजेपी जीत ही जाएगी ये मुश्किल है, या यदि ऐसा नहीं होता है वैसी कंडीशन में भी ये कह पाना मुश्किल है कि बीजेपी हार ही जाएगी, क्योंकि अभी भी जो है बीजेपी बहुत अच्छी लड़ाई में है। बहरहाल इस मंत्रिमंडल विस्तार का यदि ये होता है तो मोदी जी कितना मैनेज कर पाएंगे, यानी पिछड़ों का जो वोट है, दलितों का वोट है और अन्य लोगों का जो वोट है उसे मोदी जी कितना अपने पक्ष में कर पाएंगे, या जिस उद्देश्य से भी यह मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा उसे वह कितना प्राप्त कर पाएंगे, ये कहना तो मुश्किल है अभी। बहरहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।